वर्क की बात करेंगे कि वर्क हीट में कन्वर्ट होगा या फिर वर्क एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सपोज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे वर्क टू हीट कन्वर्जन का। जब भी हम लोग वर्क करते हैं, सपोज मान लो गाड़ी मूव कर रहा है और इंजन वर्क कर रहा है, इंजन वर्क होने से वो हीट प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है घर में और उससे बल्ब चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और आपका फैन चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे हीट का, वर्क का, और बात करेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी का। वो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड द टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि टेम्परेचर इक्वल होना। अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये बेसिक बेसिक बातें हैं। एक आपका जीरोथ लॉ है, यहां पे हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ आपको नाम से जीरोथ है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया है। पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर बाद में जीरोथ लॉ आया, लेकिन नाम जीरो से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको पहले में लिखा है। बहुत सिंपल सा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है वो समझो। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, सपोज मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है, यहां पे देखो ऐसे 3 कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट P, ये कंपार्टमेंट Q और ये कंपार्टमेंट R ले लेते हैं, PQR ले लिया। यहां पे भी कोई लिक्विड रखा हुआ है, यहां पे भी लिक्विड रखा हुआ है और यहां पे भी लिक्विड रखा हुआ है। और यहां से क्या करो, एक होल कर दो ऐसे, यहां से भी एक होल कर दो ऐसे। और सपोज यहां का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां का भी टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां से। तो लिक्विड फ्लो करेगा तो यहां का भी टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां पे भी ऐसे होल बना हुआ है तो यहां का भी टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है P एंड Q आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब सेम टेम्परेचर। कि P एंड Q सेम टेम्परेचर में है, Q एंड R सेम टेम्परेचर में है, तो P एंड R भी सेम ही टेम्परेचर में होंगे। अगर स्टेटमेंट वाइज बोले तो P एंड Q आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, Q एंड R आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन P एंड Q विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बोलता है जीरोथ लॉ। ज्यादा इसको आपको चैप्टर को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जीरोथ लॉ को ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें यही कि P एंड Q का टेम्परेचर सेम, Q एंड R का टेम्परेचर सेम, तो P एंड R का भी टेम्परेचर सेम होगा। दैट इज अ जीरोथ लॉ बोलता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब P एंड Q आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। अच्छा, P एंड R थर्मल इक्विलिब्रियम में, Q and R thermal equilibrium में। If the two systems are in thermal equilibrium with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other। बोल रहे हैं कि P R के साथ thermal equilibrium, Q and R के साथ thermal equilibrium, तो P and Q भी thermal equilibrium में होगा। ये है आपका जीरोथ लॉ। मेन आपको समझना और क्वेश्चन जो आएगा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इसको अच्छे से समझेंगे, जम के समझेंगे। अब यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इसको एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन में दूंगा, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से आ गया।
अब यहां पे समझना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट वही जो बचपन से हम लोग रट्टा मारते आए, एनर्जी नाइजर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन इसको समझना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार अच्छे से समझ लो बेटा, फिर केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। Q इज अ हीट, डेल्टा यू इज अ इंटरनल एनर्जी एंड ये है वर्क डन। मतलब अगर इसको प्रैक्टिकली आप समझो तो मान लो कि आपके पास ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड रखा है और यहां से आपने इसको हीट देना शुरू किया, हीट देना ऐसे गर्म करना शुरू किया, तो आप यहां से हीट दे रहे हो इसको, मतलब क्यू दे रहे हो। अब इसके अंदर ये गर्म होना शुरू होगा, गर्म होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। वो मैं समझते हैं हम लोग की इंटरनल एनर्जी क्या होगा। कुछ तो यहाँ पे गर्म होने के बाद इसके जो अंदर में जो पार्टिकल है वो फास्ट मूव करना शुरू करेंगे, कुछ एनर्जी चेंज होगा, दैट इज अ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। और ये फिर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, दैट इज अ वर्क डन। यहां पे ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि जितना हीट आपने सप्लाई किया, जितना एनर्जी आपने दिया, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में जाएगा, मतलब गर्म होने में, और फिर जो बचेगा वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब एक एक बात को समझना है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है रैंडमनेस, जो अंदर रैंडमनेस और डिसऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड अभी कंटेनर रेस्ट में है, तो कंटेनर रेस्ट में है तो इसका एनर्जी तो पूरा एनर्जी जीरो होगा, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो मूव कर रहा होगा, और मूव करने के से इसके अंदर में एनर्जी तो होगा। इस एनर्जी को बोल रहे हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। अगर मान लो आपने हीट देना शुरू किया तो इसके जो पार्टिकल है वो फास्ट होने शुरू हो जाएंगे, स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होना शुरू हो गया। अगर और आपने हीट दिया तो ये और फास्ट मूव करना शुरू होगा, तो इसके अंदर का जो पार्टिकल है वो मूव करने शुरू हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या ये कंटेनर मूव कर रहा है? नहीं, ये कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, कंटेनर का कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल रखे हुए हैं उनका एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यू टू रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी। मान लो कि गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल यहां पे है, अभी ये बेचारे पास पास में थे, टेम्परेचर यहां का आपने बढ़ा दिया, जैसे टेम्परेचर आपने यहां का बढ़ाया, भागना शुरू कर दिया, इधर 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 भागना शुरू कर दिया, तो इसमें रैंडमनेस डिसऑर्डर आ गया, रैंडमनेस डिसऑर्डर आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो रैंडमनेस, रैंडम या डिसऑर्डर मोशन आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ये बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब इसको, इस बात को समझिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ मतलब व्हाट, जैसे, और इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मींस जो भी रैंडमनेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। टेम्परेचर अगर आपने ज्यादा किया तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल से ज्यादा रैंडम हो जाएगा, ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ज्यादा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब जैसे ये बात को समझना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल में, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ का मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे, मान लो कि आपके पास, आपके घर में प्रेशर कुकर है, ये बन गया प्रेशर कुकर, ये हो गया, इसमें जो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ये प्रेशर कुकर है। आपने इसमें दाल बनाया, अभी टेम्परेचर इसका मान लो, टेम्परेचर नॉर्मली मैं ले लेता हूं, यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, अभी गर्म नहीं किया इसको। इसमें दाल आपने बना लिया, दाल बना लिया, 37 से चेंज हुआ होगा इसके अंदर का एनर्जी, 100 हुआ होगा या जो भी हुआ होगा। फिर आपने इसमें चावल बनाया, फिर आपने इसमें सब्जी बनाया, फिर ठंडा करके आपने रख दिया, तो फाइनली कितना टेम्परेचर आ? 37 ना। अगर मान लो कि आपने क्या बनाया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले आपने दाल बनाया, यहां से यहां तक दाल बनाया,
बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गए, आपने चावल बनाया, इधर गया, मान लो यहां पे गया, चावल बनाया, और फिर से आपने इसको ठंडा करके रख दिया, तो फिर से कितने टेम्परेचर पे आ गया, ए पे आ गया ना। मतलब पहले टेम्परेचर नॉर्मल सराउंडिंग का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, आपने दाल बनाया तो बड़ा होगा, फिर चावल बनाया होगा तो बड़ा होगा, फिर उसको ठंडा करके रख दिया 37 पे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ क्या? चेंज नहीं हुआ। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि इनिशियली कहां पे था और फाइनल कहां पे था, इस पे डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ से गए। मान लो कि आपने चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाया, तक जो बनाया, मान लो कि मटर बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो भी बनाया, वेज बिरयानी बनाया, फिर से ठंडा करके रख दिया, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या कि क्या क्या आपने बनाया? नहीं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां पे था, पहले था 37 पे और फाइनली वो आ गया 37 पे। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया वापस ठंडा कर देने के, रखने के बाद। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये स्टेट फंक्शन है कि कहां पे था और कहां से कहां गया। ठीक है, तो आप किसी भी पाथ से जाओ तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन है। ऐसे भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू लिखा है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो यहाँ पे ये टी फाइनल है और टी इनिशियल है, कि इनिशियल कहां पे था और फाइनल कहां पे था, इसी पे ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कि आपने चावल दाल बनाया और ठंडा करके रखा, या चावल दाल सब्जी बनाया और ठंडा करके रखा, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने क्या क्या बनाया है। इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। ओके, जैसे थोड़ा और मैं, ये तो रियल लाइफ में समझा दिया, थोड़ा और मैं अगर थ्योरेटिकली आपके बुक के लैंग्वेज से अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझो। देखो, जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, आपने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, अभी इनका टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस था, अभी आपने और बढ़ा करके 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब रेंडमनेस बढ़ गया होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। फिर आपने हीट देना बंद कर दिया, धीरे 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 ठंडा हो गया, ठंडा होकर के फिर से 10 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो पहले इंटरनल एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस का था और फाइनली ठंडा होने के बाद भी कितना डिग्री सेल्सियस पे हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो जो पहले का रैंडमनेस था अभी भी रैंडमनेस वही है। तो इंटरनल एनर्जी ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां पे था और कहां पे अभी है, दैट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट का, क्यू की। इंटरनल एनर्जी हम लोग को समझ में आया, इंटरनल एनर्जी में क्या क्या समझा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीट का। हीट तो पहले बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी है, वैसे आपका हीट भी एक एनर्जी है जो फ्लो करता है, और फ्लो करता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। हमेशा हीट फ्लो करेगा हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अच्छा, अब यहां पे ये समझना है, इसका साइन कन्वेंशन है, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज, रिलीज का थोड़ा स्पेलिंग है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ओके, अब इसको थोड़ा समझना है, हीट क्या है। अगर मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर को ले लो, प्रेशर कुकर को लो, साइन कन्वेंशन थोड़ा यहां पे समझना है बेटा। अगर आपने इसको हीट दे रहे हो, मान लो आपने 100 जूल इसको हीट दिया, हीट दिया, तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो इसको आप लिखोगे प्लस 100 जूल। ये जो सिस्टम है वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, 100 जूल उसने एब्सॉर्ब किया है, तो इसको हम लोग बोले लिखेंगे 100 जूल एनर्जी प्लस 100 जूल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि इसने एनर्जी एब्सॉर्ब किया है। अगर ये हीट रिलीज करता, अगर हीट यहां से बाहर निकलता, मान लो कि यहां से ये हीट हटा दिया और यहां से ढक्कन को ओपन कर दिया, इसके ढक्कन को ओपन किया, तो ये अब इसने हीट यहां से रिलीज किया। तो अगर मान लो कि 100 जूल का एनर्जी इसने रिलीज किया, तो इसको लिखोगे -100 जूल।
the heat absorbed by the system is positive and heat released by the system is negative. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि ये साइन कन्वेंशन याद रखना है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. अगर इसने 100 जूल का एनर्जी आपने सिस्टम को दिया है, सराउंडिंग से वो सिस्टम में गया है, तो आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव. और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में आया है, ये सराउंडिंग है, सिस्टम से सराउंडिंग में आया तो इसको क्या लिखोगे? नेगेटिव. और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव. हमेशा ये साइन कन्वेंशन याद रखना है. क्लियर? अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. अब देखो, ये तो हो गया हीट. हीट इज बेसिक, तो इसमें ज्यादा कुछ बात था नहीं. बात क्या था? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी. और यहां से हीट दे दिया, सिर्फ याद ये रखना है कि अगर हीट आप दे रहे हो सराउंडिंग से सिस्टम को, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव. अगर सिस्टम से बाहर निकल रहा है, रिलीज बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव. वर्क डन. वर्क डन इज P इंटू डेल्टा बी. ये कहां से आया? तो ये आया है सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन, फोर्स को लिखेंगे हम लोग प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम. अगर ये एरिया है और इसको यहां से यहां तक आपने डिस्प्लेस किया dx, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम. तो इसको हम लोग लिखेंगे P एंड इसको लिखते हैं डेल्टा V. तो ये आया वर्क डन P इंटू डेल्टा V, यहां से फॉर्मूला. वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव. अब इसको थोड़ा साइन कन्वेंशन को समझते हैं. आप टेंशन मत लो बेटा, सब समझ में आएगा. थोड़े टाइम में सब समझ में आएगा. जब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे ना तो समझ में आएगा ये सब. अभी देखो, अभी मान लो कि ये कोई पिस्टन है. बहुत ज्यादा हो गया. ये कोई पिस्टन है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ये पिस्टन ले लिया. अच्छा, ठीक है. इसमें गैस मॉलिक्यूल है. आपने यहां से वर्क किया, इधर से वर्क, मान लो 100 जूल का वर्क आपने, ये पिस्टन को इधर धकेल रहे हो, इधर इधर ऐसे पिस्टन को इधर ले जा रहे हो, पिस्टन इधर मूव कर रहा है. आप कर रहे हो वर्क डन ऑन द सिस्टम. आप वर्क सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो रहा होगा. गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. तो आपको लिखना -100 जूल. अगर ये वर्क, जैसे पिस्टन यहां पे जा रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, तो पिस्टन इधर जा रहा होगा. वर्क आप कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. लेकिन अगर मान लो कि ये गैस मॉलिक्यूल इसको, पिस्टन को इधर ढकेल रहा है और ये पिस्टन इधर भाग रहा है, और तो अभी गैस मॉलिक्यूल इसको इधर धक्का दे रहा है ना, तो अगर मान लो गैस मॉलिक्यूल ने 200 जूल का वर्क किया, तो इसको लिखेंगे हम लोग +200 जूल. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर इधर से धक्का दे रहे हैं आप तो 100 जूल, लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल धक्का दे रहा है तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. अच्छा, थोड़ा और समझते हैं तो क्लियर समझ में आएगा. देखो, बेसिक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब जिधर फोर्स आप लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क डन पॉजिटिव. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन नेगेटिव. ऐसे होते हैं. अगर फोर्स इधर ही और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है तो वर्क डन पॉजिटिव. अच्छा, अब सुनो, ये जो गैस मॉलिक्यूल है, फोर्स लगा रहा है इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो वर्क डन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. देखो पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. लेकिन मान लो पिस्टन इधर मूव कर रहा है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, अभी ऐसे कंसीडर करो कि पिस्टन जा रहा है इधर, पिस्टन मूव कर रहा है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. लेकिन इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो किधर फोर्स लगाएगा? वो तो फोर्स इधर ही लगाएगा ना, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा होगा, तो गैस मॉलिक्यूल का फोर्स इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव
एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द गैस, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वो होगा पॉजिटिव। अच्छा, ये दो तरीके से समझने, एक और तरीका मैं बताया तो समझने का, वो और सिंपल तरीका से। आप भी देखो यहां पे क्या लिखा है हम लोगों ने, वर्क डन P इज इक्वल टू V2 माइनस V1, या फिर इसको लिखो ऐसे, P इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहां पे आ जाओ, इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, इधर इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, अगर फोर्स इधर है वॉल्यूम इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज, मतलब फाइनल वाला क्या हो रहा है, कम, फाइनल कम हो रहा है, तो फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज्यादा है, ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है। मान लो कि इनिशियल 10 था और इधर फोर्स लगाया तो वॉल्यूम हो गया 5, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। लेकिन मान लो पिस्टन मूव कर रहा है इधर, पिस्टन ये मूव कर रहा है इधर, इनिशियल था 10, अब ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर के क्या हो गया 20, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ के हो गया 20, तो ये 20 माइनस 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, सिंपल। तो अब हम लोग क्या याद रखेंगे, ये तो याद ही रखना है अभी क्वेश्चन में, याद रखना है क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, एंड heat absorbed by the system is positive and heat released by the system is negative। ये साइन कन्वेंशन याद ही रखना है बेटा। ओके, अब हम लोग को फर्स्ट लॉ के, फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। फिर से आते हैं हम इस पे, Q इज अ हीट, heat, delta U is a internal energy, work done P into delta B, P into delta B। अच्छा, अब ये इसके साइन कन्वेंशन हम लोग क्या याद रखेंगे, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब वैसे नहीं याद रखेंगे तो रियल लाइफ के एग्जांपल हम लोग प्रेशर कुकर वाला याद रखेंगे कि गैस से अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन अगर प्रेशर कुकर से हीट बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। अच्छा, इसको तो अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो बेटा है ना बेटा, ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ना, वो केमिस्ट्री में उल्टा है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के सर जो पढ़ाएंगे ना, एकदम साइन कन्वेंशन उल्टा बताएंगे। वो क्या बताएंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। केमिस्ट्री में वो उल्टा बताएंगे, फिजिक्स में हम लोग उल्टा लेते हैं। एक्चुअली उल्टा नहीं लेते, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हम लोग गैस की बात करते हैं। जैसे देखो, अब आ गए तो मैं समझा देता हूं कि क्यों वो नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हम लोग जो वर्क डन लेते हैं ना, हम लोग सिर्फ गैस की बात करते हैं। ये वाले गैस जो है ना यहाँ पे, उसकी बात करते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, गैस के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो गैस ने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। लेकिन गैस फोर्स लगा रहा है इधर और कोई इसको धकेल करके इधर ले जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वर्क डन हो गया नेगेटिव। तो हम लोग गैस की बात करते हैं और वो लोग क्या बोलते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, इसलिए दोनों उल्टा हो जाता है। चलो हम लोग अभी फिजिक्स की बात करते हैं, तो यहां पे हम लोग याद रखते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक, छोटे छोटे और बात है, उसको समझ लेते हैं। देखो, ये होगा स्टेट फंक्शन, ये होगा स्टेट फंक्शन, मतलब सपोज ये पॉइंट ए और ये है बी, ठीक है। किसी ने बोला डेल्टा यू ए टू बी बताओ, और कोई बोला कि ये फर्स्ट पाथ है, ये है सेकंड पाथ, ये है थर्ड पाथ, तो सबका जो है इंटरनल एनर्जी सेम ही होगा, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी। ऐसे अगर यहां से यहां है, या फिर ये फर्स्ट पाथ से, या फिर इज इक्वल टू डेल्टा यू ए टू बी फ्रॉम द सेकंड पाथ इज इक्वल टू डेल्टा यू
ए टू बी थर्ड पाथ सेम ही होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है कि कहां से कहां तक जा रहे हैं। लेकिन आज सुनो, ये पॉइंट ए पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट, आप चले यहां से यहां तक, डेल्टा यू ए टू बी मान लो कुछ ले लेते 100 जूल, 100 जूल। अगर यहां से ऐसे आए तो डेल्टा यू बी टू ए इज -100 जूल। सर ये कैसे आ गया? क्योंकि देखो यहां से यहां चले और वापस यहां पे आए तो टोटल इंटरनल एनर्जी 0 हो गया ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या, जहां से थे वहीं पे आ गए, तो नेट इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? 0। मतलब कि डेल्टा यू ए टू बी प्लस, यहां से यहां चले फिर यहां से यहां वहीं पे आ गए, तो डेल्टा यू बी टू ए इज इक्वल टू 0, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो डेल्टा यू ए टू बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बी टू ए, माइनस में आया तो एक 100 जूल है तो दूसरा क्या आया? -100 जूल। मतलब इंटरनल एनर्जी फॉर क्लोज पाथ इज 0। क्लोज पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। जहां से चले वहीं पे आ गए तो इंटरनल एनर्जी 0। कैसे भी, मान लो कि यहां से चले ऐसा, इधर आया फिर इधर ऐसा ऐसा करके वापस यहां पे आए तो भी इंटरनल एनर्जी सेम ही होगा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो इसका यहां से यहां का इंटरनल एनर्जी होगा वही यहां से यहां का इंटरनल एनर्जी होगा। मींस इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, अब आते हैं वर्क डन। वर्क डन पाथ फंक्शन है। वर्क डन क्या है? पाथ फंक्शन, कि आप कैसे जा रहे हैं। मान लो आपने चावल बनाया और दाल बनाया, और एक ने चावल दाल सब्जी बनाया, तो क्या दोनों का वर्क सेम है क्या? दोनों का वर्क सेम है क्या? एक ने चावल दाल खाया बना करके और दूसरे ने चावल दाल सब्जी खाया बना करके, दोनों ने सेम वर्क किया क्या? नहीं, दोनों ने सेम वर्क नहीं किया। दोनों का पाथ अलग अलग है, एक का दाल चावल है और दूसरे का दाल चावल सब्जी है, तो दोनों का पाथ अलग है। तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। मतलब कि ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो एक ने यहां से यहां ऐसे गया और एक ने यहां से यहां ऐसे गया, फर्स्ट वाला और दूसरे वाला, क्या दोनों का वर्क डन सेम होगा क्या? दोनों का वर्क डन सेम नहीं होगा कि दोनों का पाथ अलग अलग है। एक का चावल दाल सब्जी और दूसरे का चावल और दाल है। लेकिन क्या इंटरनल एनर्जी दोनों का सेम होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ इंटरनल एनर्जी सेम होगा। अच्छा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हीट दोनों का सेम होगा क्या? हीट हीट फर्स्ट में और सेकंड में हीट सेम होगा क्या? थिंक फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या हीट सेम होगा? अच्छा, किसी ने रिप्लाई किया, मैं जस्ट चेक करता हूं। प्रियांशी दास यस, अंजलि अनोजिया नो। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड में, अच्छा और किसी का आया रिप्लाई करो। अच्छा फर्स्ट रिप्लाई करो, कौन कौन? दोनों में हीट, अनाप बोल रहा है नो, सौरभ बोल रहा है यस, और हीट दोनों में सेम होगा क्या? नो नो, उत्कर्षा नो, तनिष्का नो। क्या दोनों में हीट सेम होगा क्या? चावल दाल आपने बनाया और चावल दाल सब्जी बनाया, क्या दोनों में हीट सेम लगेगा? चावल दाल बनाने में आपको हीट और चावल दाल सब्जी बनाने में हीट सेम लगेगा? नो, ये लगेगा ही नहीं। कैसे सेम लगेगा? क्योंकि वर्क अलग अलग है तो हीट अलग अलग होगा। अगर वर्क अलग अलग है तो हीट भी अलग अलग होगा। तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन एंड हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये दोनों पाथ है कि किस पाथ से आप गए, तो ये दोनों पाथ पे डिपेंड करेगा, बट इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो ये साइन कन्वेंशन भी आप याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप पेन एंड पेपर लेकर के रेडी रहो। रेडी? ये क्वेश्चन स्टार्ट, ट्राई करो। When a system goes from a state A to a state B,
When system goes from a state A to a state B, it's supplied with 100 joule of heat and does 100 joule of work. चलो पहले A वाला बता दो बेटा, A का आंसर कितना आता है? एनीवन किसी ट्राई करके A का बताओ. When system goes from A to B, मतलब यहाँ पे ये A ले लो और ये B ले लो. When system goes from A to B. वेरी गुड, किसी का तो आंसर आया. वाह जानवी 300 जूल. बाकी ट्राई करके बताओ. ट्राई करो आंसर मैं बाद में बताता हूँ. Goes from state A to state B, it's supplied with 100 joule heat, supplied with 100 joule heat and does the 100 joule work. ये Q का वैल्यू दिया है, ये वर्क का वैल्यू दिया है. तो फॉर द ट्रांसमिटर व्हाट इज द सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी? फर्स्ट पहले कौन आंसर बताया? जानवी ना. फर्स्ट आंसर है नहीं, ऐश्वर्या का आंसर है फर्स्ट. ऐश्वर्या 300. वेरी गुड. जानवी 300. वेरी गुड. अनाफ 300. वेरी गुड 300 जूल. ओके वेरी गुड. 300. एक आएगा 300. वेरी गुड. तनिष्का 300. उत्कर्षा 300. वेरी गुड. अब इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है? पहला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन. एंड Q इज 400 एंड डेल्टा U का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, A to B प्लस वर्क डन इज 100. तो डेल्टा U फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 300 जूल. वेरी गुड. चलो सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ, देखते कौन सेकंड वाला पहले बताता है. सेकंड. वेरी गुड. तनिष्का. ऐश्वर्या 0. नो. तनिष्का वेरी गुड. जानवी का करेक्ट है. उत्कर्षा वेरी गुड. अंजलि नहीं, उत्कर्षा नहीं. अंजलि करेक्ट. प्रियांशी का भी करेक्ट है. जानवी का भी करेक्ट है. बेटा यहां से पूछा है, B to A पूछा है ना, B to A पूछा है. तो मैंने क्या बताया था? A से B और फिर आपको B से A का चाहिए. ये फर्स्ट हो गया ना. सेकंड वाले की बात करते हैं हम लोग. सेकंड वाले में डेल्टा U A to B इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U B to A ना. नेट जीरो हुआ तो एक 300 होगा तो एक माइनस 300 होगा. तो डेल्टा U B to A इज इक्वल टू माइनस 300. ये ठीक है. आप जीरो भी जिसने बताया वो ये सोच करके यहां से यहां चले, यहां से यहां गए तो जीरो हो गया. लेकिन आपको सिर्फ यहां से यहां का पूछा है बेटा, यहां से यहां B to A का. तो A से B का जो होगा B से A का उल्टा होगा. ठीक है. तो माइनस 300 जूल आएगा. थर्ड वाला कोई बताएगा? थर्ड. एनीवन थर्ड? थर्ड वाले में थोड़ा टाइम देता हूं, देखता हूं किसी का आता है क्या थर्ड. अंजलि वेरी गुड. 300. थर्ड वाले का आंसर